नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आज हम बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा और पाकिस्तान में जजों और वकीलों के विद्रोह पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि टूरिस्ट किस देश में जाकर पेमेंट चुकाकर करते थे इंसानों का शिकार। क्या है ये गंभीर मामला और इस तरह के आरोप किन लोगों पर हैं? होंगी और भी बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने ठहराया मानवता विरोधी अपराधों का दोषी। हसीना ने फैसले को बताया पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित। फैसले के बाद देश भर में तनाव। एपस्टीन फाइल्स पर डेमोक्रेट्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार। फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्देश। रिपब्लिकन सांसदों से पक्ष में वोट करने की अपील। यूक्रेन और फ्रांस के बीच बड़ी डील। 100 फ्रांसीसी निर्मित लड़ाकू विमानों की खरीद पर बनी सहमति। पूर्व यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला। 3 लोगों की मौत, 15 घायल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा प्रस्ताव पर बढ़ा तनाव। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने पर जताया कड़ा ऐतराज। ट्रंप की गाजा शांति योजना पर यूएन में चर्चा और मतदान। सऊदी अरब में भीषण बस हादसा। मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई। 45 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और पीएम मोदी ने हादसे पर जताया शोक। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा दे दी गई है। हसीना के साथ तत्कालीन गृह मंत्री को भी मौत की सजा दी गई है। सजा के बाद देश में हसीना के समर्थन और विरोध में कई जगह बवाल की स्थिति बनी रही। आगजनी, देशी बम विस्फोट जैसी घटनाएं देखी गईं। इस बीच शेख हसीना ने फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अब आगे क्या होगा और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती किसी अनहोनी को रोकने की वो कवायद थी जिसमें अब तक अंतरिम सरकार को सफलता नहीं मिली। 13 नवंबर को पूर्व पीएम के खिलाफ जब फैसले को सोमवार तक के लिए टाला गया तो उम्मीद थी कि देश में आवामी लीग द्वारा शुरू किया गया हिंसा का दौर थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लगातार 4 दिनों तक कहीं आगजनी तो कहीं पत्थरबाजी की खबरें सुर्खियां बटोरती रहीं। सोमवार तक बांग्लादेश एक तरह से अघोषित कर्फ्यू के आगोश में सिमटा रहा। दोपहर होते होते अदालत से कड़े फैसले की आशंका जताई जा रही थी। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल का फैसला कुछ वैसा ही रहा। अदालत ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने ये सजा जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के मामले में सुनाई है। दरअसल हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर मानवता विरोधी अपराधों के आरोपों के तहत ट्रायल चला था। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को 3 आरोपों में दोषी पाया। इसमें न्याय में बाधा डालना, हत्याओं का आदेश देना और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के लिए किसी तरह का कदम न उठाना शामिल है। 3 सदस्यीय पीठ ने करीब 400 पन्नों के फैसले में हसीना को हत्याओं की मास्टरमाइंड बताया और कहा कि उन्होंने न केवल दमन का आदेश दिया बल्कि उसे रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। अदालत ने रिकॉर्ड में रखा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए और हसीना पर बम व घातक हथियारों के इस्तेमाल तक के आदेश देने का आरोप है। ट्राइब्यूनल में हसीना के खिलाफ जुटाए गए भारी भरकम सबूतों, 80 से अधिक गवाह, वीडियो ऑडियो सामग्री को केस दर केस पढ़कर सुनाया गया। फैसला हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान की अनुपस्थिति में सुनाया गया। इसके अलावा कोर्ट ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल की बांग्लादेश में मौजूद सभी प्रॉपर्टी जब्त करने का भी आदेश दिया है। वहीं अदालत ने बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को फांसी की सजा से छूट दे दी है। उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
हसीना के सत्ता से हटने के बाद सरकारी गवाह बने मामून की गवाही कड़ी सुरक्षा में दर्ज की गई थी और यही इस पूरे मामले में फैसले की दिशा तय करने वाला प्रमुख आधार बनी। शेख हसीना ने फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। बहरहाल दिन चढ़ने के साथ साथ शहर में छिटपुट हिंसा का दौर भी जारी रहा। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सड़कों को अवरुद्ध कर टायर जलाए, जबकि ढाका में कई देसी बम विस्फोटों की घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। हालांकि प्रदर्शन का सिलसिला हसीना के खिलाफ भी जारी रहा। अदालती फैसले से आक्रोशित भीड़ तंत्र धान मंडी के पास इकट्ठा होकर हसीना के पैतृक आवास को गिराने के लिए बुलडोजर के साथ जमा हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण फिलहाल अनहोनी टल गई। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहला सवाल यही है कि जो ये फैसला आया है उसके बाद क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये फैसला जो आया है ये शेख हसीना, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने अक्टूबर में बोल दिया था कि मेरे को फांसी की सजा दी जाएगी। और तो लग रहा है उस सब बातों से, जिस तरह से जजमेंट आया है, अभी ऑफ कोर्स ये बहुत डिटेल जजमेंट है, 550 पेज का जजमेंट है, तो लेकिन 2 घंटे जिस तरह से उसको पढ़ा गया है, जो अभी तक समझ है, वो उसमें जो है प्रूफ जो है, ये जो नॉर्मली जो होता है जब आप किसी को फांसी की सजा देते हैं तो आप इंश्योर कर, ये बिल्कुल कोशिश करते हैं जज जो है कि प्रोसिक्यूशन मोर देन 100% प्रूव करे कि वो पार्टी जिसको सजा दी जा रही है, अक्यूज जिसको सजा दी जा रही है, वो गिल्टी है। इसमें अभी तक जो एविडेंस उन्होंने शो किए हैं वो सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, कोई डायरेक्ट एविडेंस मेरे विचार से नहीं दिखाया गया। दूसरा, जो जैसा शेख हसीना कह रही हैं कि उनको अपने जज, अपने वकील जो उसको चाहती थी, उनको नहीं, उनको उन्होंने अपॉइंट किया, अपनी मर्जी से उनके वकील को अपॉइंट किया गया, जो कि बहुत बड़ा अधिकार का, किसी भी एक्यूज का बहुत बड़ा हनन है अधिकारों का। तीसरा, वो कह रही है कि उनका जो एविडेंस उनको लीड करना चाहती थी उनके वकील, उनको नहीं लीड करने दिया गया। तो उससे ये लग रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया जो हुई है वो कुछ काफी हद तक जो प्रोसीजरल एरर है उससे सफर करती है। प्रधानमंत्री, उनको शेख हसीना को, उनको उनके जो है अधिकार है कि वो उसके अपील कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि वो बांग्लादेश में प्रेजेंट हो। तो एक तरीके, क्योंकि वो बांग्लादेश में नहीं है, तो इससे उनको वो अधिकार भी नहीं मिल पाएगा। सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये जो ट्राइब्यूनल है ये किस तरह का है? इसके साथ इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है? कैसा ये ट्राइब्यूनल है? इसमें अपील कैसे की जाती है? क्या कुछ बताइएगा सर। ये जो ट्राइब्यूनल बनाया गया, नाम जरूर इसका नाम जो है इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के नाम से है। ये बड़े इंटरेस्टिंगली शेख हसीना की टेन्योर में ही उसको बनाया गया था, और उसका मूलभूत उद्देश्य था कि जो शेख मुजीब, जो उनके बंगबंधु शेख मुजीब के जो हत्यारे थे, उनको सजा देने के लिए, क्योंकि वो जी सिंगर साहब, थोड़ा इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल रखा गया। जी जी, थोड़ा सा कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी। आप अपनी बात को एक बार दोबारा से अगर कह सके तो हमारे दर्शकों के लिए। जी मैं ये कह रहा था कि 2010 में जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनके टेन्योर में इसको बनाया गया था, और उसका उद्देश्य वो ये था कि शेख मुजीब को जो हत्यारे थे उनके, उन जो देश छोड़ के भाग गए थे, उनको सजा दी जाए, और उसको ट्राई करने के लिए बनाया गया। जहां तक ये बात है कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है इसके फैसले के खिलाफ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो उसके लिए एक्यूज को बांग्लादेश में होना जरूरी है, एब्सेंशिया में वो अपील नहीं की जा सकती। तो इसको, उनको वो अधिकार भी नहीं है शेख हसीना को कि वो उसके खिलाफ अपील कर सके। तो एक तरीके से ये फाइनल उनकी तरफ से वर्डिक्ट हो गई, उनके वहां से, बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश की जुडिशरी की तरफ से, और उनको सजा दे दी गई है। तो जो अब ये लग रहा है, जो मुझे, जो कि ये जजमेंट जो है ये फ्लॉड है, में जो है काफी तकनीकी खामियां हैं, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने की जो बात है वो तो अभी मेरे ख्याल से तो उसका वो तो स्टेज अभी पहुंची नहीं है, क्योंकि शेख हसीना वहां मौजूद नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश। सिंगर साहब, एक चीज और वहां पर देखने को आई है कि ये फैसला जब आया उसके बाद वहां पर देखा गया है कि
शेख हसीना के समर्थन में और शेख हसीना के विरोध में भी वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए। काफ़ी बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पे आगजनी भी हुई है, जो देसी बम है कई जगह पे उसका विस्फोट भी हुआ है। तो ये आगे की ओर, क्योंकि आवामी लीग की हम बात करें और खुद शेख हसीना ने, आवामी लीग के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से, हालांकि वो पार्टी वहाँ पर बैन की गई है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो विरोध करें इसका। तो आने वाले समय में क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ देखते हैं, किस तरह की सिचुएशन हो सकती है? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके समर्थन में भी आंदोलन हो रहा है वहां पे जो है, और विरोध में भी हो रहा है। जी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अवामी लीग बैन कर दी गई है वहां पर, उसके बावजूद शेख हसीना के सपोर्टर वहां उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने आह्वान किया है कल के लिए भी कि जी। जो हालात अब जो दिख रहे हैं और जिस तरह से कि वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट बिहेव कर रही है, उससे लग रहा है कि कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। और वहां पर जो माहौल है सुरक्षा की दृष्टि से, मुझे लग रहा है वहां पे समस्या खड़े होने वाली है अगर यही हालात चलते रहे। क्योंकि उनका जो सलाहकार, उनका बेटा है वाजिद, उस जॉय, उन्होंने भी आह्वान किया है कि जो है इसका विरोध किया जाए। और उन्होंने फरवरी के इलेक्शन के लिए भी बात की है, क्योंकि फरवरी में जो इलेक्शन घोषित हुआ है उसमें अवामी लीग को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, उनको बैन कर दिया गया है। ठीक अब अवामी लीग वहां की सबसे बड़ी पार्टी में जी। है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो है उनको बैन कर दिया गया है। लेकिन ये तो है कि उनके सपोर्ट बहुत बड़ा है, सबसे पुरानी पार्टी है। तो जिस ठीक। तरह से उनको बैन किया गया है, उनको जो राजनीति को उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है उसकी लेजिटिमेसी पे, जो ठीक। इलेक्शन उन्होंने घोषित किए हैं फरवरी ठीक है। में। ठीक तो है। इसमें जो है मुझे लगता है कि अभी सुरक्षा की दृष्टि से वहां प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर वहां की सरकार इसको टाइमली सुधारती नहीं। ठीक है। सिंगर साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। MDH की सरका हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर जजों और वकीलों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया है।
दरअसल पाकिस्तान में ताज़ा किए गए संविधान संशोधन के बाद न्यायपालिका के एक बड़े हिस्से में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान सरकार संविधान संशोधनों को लागू करने में जुटी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है इन संविधान संशोधनों में कि इतने बड़े स्तर पर देश में गुस्सा फूटा हुआ है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में पिछले सप्ताह 27वें संविधान संशोधन को मिली मंजूरी के बाद कई मोर्चों पर हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां संविधान संशोधन के तहत बनाए गए नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में धड़ाधड़ जजों को शपथ दिलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जजों और देश के कई हिस्सों से वकीलों के विरोध की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस संशोधन के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं पर एक छत्र अधिकार मिलने के साथ साथ किसी भी तरह की न्यायिक कार्रवाई से छूट मिल गई है। साथ ही संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर एक नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का गठन किया गया है। इस संशोधन के खिलाफ देश भर से आवाजें उठ रही हैं। सिंध में शनिवार को वकीलों ने 27वें संशोधन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बहस के दौरान झड़पें भी देखने को मिली। वकीलों ने इस दौरान पीपीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। इससे पहले कराची और हैदराबाद में वकीलों ने शुक्रवार को हड़ताल कर अपना विरोध जताया था। वहीं दूसरी तरफ इसको पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सरकार एफसीसी के लिए धड़ाधड़ जजों की नियुक्तियां कर रही है। शुक्रवार को कोर्ट की स्थापना के समय चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा 4 अन्य जजों ने एफसीसी के लिए पद की शपथ ली थी, जिसके बाद अब सोमवार को 2 और जजों को शपथ दिलाई गई। हालांकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों ने इस प्रक्रिया का बाइकआउट किया। इन जजों ने एफसीसी में नियुक्तियों के आधार पर सवाल उठाते हुए इसकी गंभीर आलोचना की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों सैयद मंसूर अली शाह और अतर मिन्हल्ला ने 27वें संशोधन के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था, जिसे तुरंत ही राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ने भी इसके विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शक्तियों को और बढ़ाते हुए नेशनल असेंबली ने तीनों सेनाओं से जुड़े कानूनों में भी संशोधन कर दिया है। नए संशोधन के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद का गठन किया गया है, जिसके पास थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों की कमान होगी। थल सेना का प्रमुख ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद संभालेगा। साथ ही हालिया संशोधन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने लिए 5 साल का नया कार्यकाल भी सुनिश्चित कर लिया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि हड़बड़ी में लाए गए इन संशोधनों में आसिम मुनीर को मिली असीम शक्तियों और कमजोर न्यायपालिका से देश का क्या भला हो सकता है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह के हमको खबरें मिल रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए ये दृश्य आ रहे हैं, संविधान संशोधन को लेकर के वहां पर वकीलों और जजों में काफी गुस्सा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो 27वां जो संविधान संशोधन किया गया है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सिविलियन अथॉरिटी जो फेडरल जो गवर्नमेंट है और आर्मी, उसका कंट्रोल जुडिशरी के ऊपर बढ़ाया गया है। और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर आई थिंक पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर फील्ड मार्शल बन गए, जनरल बन गए हैं, आर्मी चीफ रादर मैं कहूंगा। और जिस तरह से वो उनकी वहां बातचीत चल रही थी पीछे कि भाई वो 5 साल के लिए अपनी बढ़ाना चाहते थे म्याद अपनी पद की, वो उन्होंने उस पर बढ़वा ली है। जहां तक जुडिशरी की बात है, जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है, वो ये कारण ये है कि जिस तरह से उन्होंने नया एक एफसीसी बनाया, फेडरल कोर्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो सुमोटो की पावर थी वो सब ले ली गई है। केवल एक वो अपील, सुप्रीम कोर्ट जो है अब एक अपील कोर्ट बन के रह गया है। और इस तरह बिल्कुल, और दूसरा जो है उसमें पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया है उनकी जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल, और जो है गवर्नमेंट जो है कोर्ट के जो एक्शन है उनको ओवरराइड कर सकती है, पूरा उनका अधिकार है। और हमें याद रखना होगा चाहिए कि वहां जो जुडिशरी है और लॉयर्स वो बड़े ही इंडिपेंडेंट हैं, बड़े ही कॉन्शियस हैं। अगर हमें याद हो 2007-2008 में इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था और उनको रिजाइन करना। तो वो जब भी कभी भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर कभी सवाल पैदा होता है, वो हमेशा मोर्चा लेकर के चलते हैं। और अभी भी वहां पर वही ये हो रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और
सिविलियन गवर्नमेंट जुडिशरी को रोकने की कोशिश कर रही है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वो वहां उसका विरोध हो रहा है। क्योंकि पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा ये जुडिशरी है जिसने वहां पर कंट्रोल रखा है, और जो भी आर्मी या सिविलियन अथॉरिटी कुछ गलत काम करती हैं, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी उन्होंने डिक्लेयर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जहां अभी जो प्रेजेंट अथॉरिटीज हैं वहां की, सिविलियन हो या आर्मी हो, उनके लिए उनको ये लगता है कि अगर हम जुडिशरी को कंट्रोल कर लेंगे, पूरे देश को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, और पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे, जो कि वहां पर जो अभी तक जो समस्याएं हैं उससे लग रहा है वो और बढ़ेगी, क्योंकि बैलेंस जो है पूरी तरह से, जो पावर का बैलेंस होता है जुडिशरी, सिविलियन अथॉरिटी, आर्मी का, वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, एक वन लॉपसाइडेड हो जाएगा, जो कि वहां पर बहुत समस्या खड़ी करेगा। ऑलरेडी वहां पर बहुत समस्या है। सर, एक सवाल और आता है कि दक्षिण एशिया के लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान जिस राह पर बढ़ रहा है, और दूसरे देशों की हम बात करें, बांग्लादेश है, और खासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए या शांति के लिए जिस राह पर ये जा रहा है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, भारत चाहता है कि जो भी नेबर, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो आराम से रहें और वहां पर व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अगर अस्थिरता होती है हमारे भारत के आसपास किसी क्षेत्र में, किसी देश में, तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। अब पाकिस्तान का उदाहरण लें, वहां पर जिस तरह से जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से जो आर्मी कह रही है वो उसको करते हैं, और अभी जिस तरह से उनको पावर दे दी गई है, जिस अथॉरिटी दे दी गई है, वो अस्थिरता की तरफ बढ़ावा दे रही है। कि अफगानिस्तान के साथ उनका क्या हो रहा है, जिस तरह की वो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया जी, अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जॉर्डन के जो वहां पे लीडर वहां पे थे, उनकी प्रेजेंस में जिस तरह का उन्होंने कहा, बात की है, तो वो एक दिखा रहा है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं और जिस दिशा में जाना कोशिश कर रहे हैं, जो भारत नहीं चाहेगा कि वहां पर कहीं अस्थिरता हो या इस तरह की बातचीत हो। हमारे ऑफकोर्स आर्मी चीफ ने भी इस तरह का जवाब दिया है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि इस तरह की बात हो, और ये अस्थिरता सभी देशों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, कितने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं, झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रहे हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। 1990 के दशक में इटली के टूरिस्ट स्नाइपर सफारी पर बोस्निया हर्जेगोविना जाते थे और मजे के लिए आम लोगों का शिकार करते थे, उनको गोली मारते थे। इटली के शहर मिलान में सरकारी वकील के कार्यालय ने उन दावों की जांच शुरू कर दी है, जिसके अनुसार 1990 के दशक की शुरुआत में युद्ध के दौरान इटली के लोग इस स्नाइपर सफारी पर जाते थे। इन पर आरोप है कि उन्होंने उस समय जंग में घिरे हुए साराजेवो शहर में आम नागरिकों पर गोली चलाने के लिए बड़ी रकम का पेमेंट किया था। ये मामला पत्रकार और उपन्यासकार एजियो गवाजेनी ने दर्ज कराया है। दरअसल यूगोस्लाविया युद्ध से टूट गया था और साराजेवो शहर को सर्बिया की सेनाओं ने घेर लिया था। विदेशों से स्नाइपर सफारी पर आए मानव शिकारियों ने यहाँ पेमेंट के बदले मैनहंट किया था। जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की चीन से खतरे पर ताइवान का साथ देने की टिप्पणी के बाद जापान के दक्षिणी द्वीप के पास एक संदिग्ध चीनी ड्रोन का पता चलने पर जापान ने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। अपने पुराने रुख को पलटते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में अपने साथी रिपब्लिकनों से यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलों को जारी करने के पक्ष में वोट देने को कहा है। दरअसल फाइलों में ट्रंप के एपस्टीन से संबंधों का आरोप विपक्षी डेमोक्रेट्स की ओर से लगाया जा रहा है। अमेरिका ने शनिवार को एक बार फिर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक ड्रग्स तस्करी करने वाली नाव पर हमला किया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के नेता मादुरो के साथ बातचीत की शुरुआत कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन के शहर बालाक्लिया और रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच जापोरिजे इलाके में रूस ने 2 गांवों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की फ्रांस के साथ वायु रक्षा प्रणाली, युद्धक विमान और मिसाइलों की आपूर्ति को लेकर एक समझौता कर रहे हैं। अमेरिका और कई मुस्लिम देशों द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी पर देश में दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी राज्य के विरोध में है। दरअसल यूएन प्रस्ताव में फिलिस्तीनी देश के गठन का समर्थन किया गया है। इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के 2 क्षेत्रों में पिछले सप्ताह बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। तलाशी अभियान जारी है। इक्वाडोर में प्रारंभिक जनमत संग्रह के परिणामों के अनुसार मतदाताओं ने देश में विदेशी सैन्य ठिकानों की वापसी की अनुमति देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक तांबे और कोबाल्ट खदान में अत्यधिक भीड़ के कारण एक पुल के ढह जाने से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना शनिवार को दक्षिण पूर्वी लुआलाबा प्रांत के कलांडो खदान में हुई। मैक्सिको में मेयर कार्लोस मांजो की हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शनिवार को जेन जी के नेतृत्व में हजारों लोग भ्रष्टाचार, हिंसा और सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता के दुरुपयोग और हिंसा को रोकने की मांग की है, जबकि सरकार ने दक्षिणपंथी विरोधियों पर प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया है।